अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपलेक्स मेथड के 4 स्पेशल केसेस को डिस्कस करना। तो ये मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ, ऑपरेशन रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन 10th एडिशन बाय हमडे ए ताहा। तो ये बुक का नाम है और 10th एडिशन हम यूज़ करें और उसका पेज नंबर 118 है। तो यहाँ पे आपको डीजेनेसी का टॉपिक मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आता है कि डीजेनेसी अगर हम इन सिंपल वर्ड्स कहें तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये होती क्या बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ये है बेसिक वेरिएबल्स की जो वैल्यू है ना, वो किसी भी आइट्रेशन में ज़ीरो हो जाए तो हम कह देते हैं कि भाई डीजेनरेसी ओकर हो गई है। ये जो सिंपल ये पैराग्राफ लिखा हुआ ना, ये हाईलाइटेड पैराग्राफ, इसका मतलब यही है। इसके अंदर साइकिल का जिक्र हुआ, वो मैं आपको जाके आगे बताता हूँ कि साइकिल से क्या मुराद है। तो एग्जांपल 3.51 डीजेनरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2 और कांस्टेंट हमें दे दिए हैं x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 8 और x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4। x1 x2 बहुत नॉन नेगेटिव है। तो यानी क्या, सबसे पहले जो कंडीशंस होती है ना हमने वो ये देखनी होती है कि हमारी जो कांस्टेंट है ना, सॉरी कांस्टेंट है राइट हैंड साइड पे, वो पॉजिटिव होनी चाहिए एंड जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उन सब के वैल्यू जो है ना, मतलब कि वो सारे वेरिएबल्स पॉजिटिव होने चाहिए। ये मैं शुरू लेक्चर से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, तो दोबारा रिपीट कर दिया ये पॉइंट। उसके बाद हमने सॉरी उसके बाद हमने ये करना है कि सबसे पहले तो हमने यानी कि इन इक्वेशंस को इन इनइक्वालिटीज़ को हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेना है बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, क्योंकि बहुत लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही हैं। तो हमारा स्लैक वेरिएबल हमने उनको x3 कह दिया एंड x4 कह दिया। देन हमने वो सिंपल टेबलर फॉर्म लगा देना है, यूज़ करना है टेबलर फॉर्म। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो जाके ये लेक्चर देख लें, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो क्योंकि टेबलर फॉर्म ही बेसिक है, आप चाहे एम मेथड कर लें, टू फेस मेथड कर लें, या इवन ये सारे केसेस जो डिस्कस कर रहे हैं हम, इन सब में ये जो टेबल बन रहा है इसकी सारी कैलकुलेशन टेबलर फॉर्म वाले जो मेथड है वही है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो उसने हमारे पास होता है बेसिक का कॉलम, देन उसके बाद हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं जितने अवेलेबल है, और देन हमारे पास होता है सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करें कि बेसिक वेरिएबल्स का हमें किस तरीके से पता चलेगा, हमने सिंपल करना होता था कि जो हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल है x1 x2, उनकी वैल्यूज़ का हम ज़ीरो पुट करते थे। जो हमने ना न्यू बनाया होता था अपना मॉडल आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप को इतना सिखा दिया इस प्लेलिस्ट के अंदर कि आप खुद ये बना सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं स्लैक वेरिएबल के साथ। तो आप ये खुद बना के प्रैक्टिस करना, तो आपको समझ आ जाएगी और आपकी एक किस्म की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हम किस तरीके से इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, और देन हम उसके ज़रिए हम ये कंप्यूटेशंस वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले तो यानी कि जो हम इसके बाद, यानी कि ये तो एक्चुअल था ना हमारे पास क्वेश्चन, इसके बाद जो हमने न्यू जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ कॉन्स्टेंट्स वगैरह बनी है, सॉरी इनइक्वालिटीज़ कह रहा हूँ, जो हमारे पास न्यू मॉडल आया, उसके ज़रिए हमने सारे कोएफिशिएंट यहाँ पे फिल कर लिए। देन हम क्या करते थे, हम करते थे कि मैक्सिमाइज केस है, तो हमने सबसे जो नेगेटिव वैल्यू होती थी ना, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, उसको हम एज अ पिवट कॉलम सेलेक्ट करते थे, जी ऑप्शन में देखते थे। तो देखें यहाँ पे, ये देखें -9 जो है ना, ये आपके पास एज अ पिवट मोस्ट नेगेटिव है वैल्यू है, तो ये हम पिवट कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये x2 जो है ना हमारा, ये पिवट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और जो पिवट रो हमने किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, वो हमने करनी होती थी सोल्यूशन की वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय पिवट कॉलम की वैल्यूज, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 4 2 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 4 आ जाएगा। तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी। अब रेशियो में से हमने किस तरीके से डिसाइड करना होता था, रेशियो मैक्सिमाइज का केस हो या मिनिमाइज का केस हो, हमने दोनों में एक ही सिनेरियो चलता है, वो है मिनिमम वैल्यू लेना रेशियो की। तो उससे हमारे पास पिवट रो आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें 8 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं हम, तो 2 वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से 4 डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है। तो अब देखेंगे रेशियो दोनों सेम आ रही है। जब रेशियो सेम आ रही है तो इसका मतलब अब हमारी मर्ज़ी कि हम जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर लें।
एक तो आपके पास पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब रेशियो वगैरह सेम आ रही हो ना, तो तब भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता है कि ये कुछ स्पेशल केस बन सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी है कि ये डीजेनरेसी की तरफ चला जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। तो ठीक है, आपने जब यहाँ से रिपीटेड है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपने जो x3 है उसको एज आ पिवट रो सेलेक्ट किया, तो x2 हमारा एंटर हो जाएगा, x3 हमारा लीव कर जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में गए, आइट्रेशन 1 में, तो हमारे पास x2 एंटर कर गया, x3 लीव कर गया, और बाकी आपको पता है कि यहाँ पे रो और कॉलम का जो इंटरसेक्ट होता है वो हमारे पास पिवट एलिमेंट कहलाता है, उसको 1 बनाना होता है। और हम इस पूरी रो को किस तरीके से 1 बनाएंगे, 4 से डिवाइड करके, तो हमारे पास ये वाली रो आ जाएगी। देन इस रो को यूज़ करते हुए सॉरी, हम ऊपर और नीचे ज़ीरो बना लेते हैं, लाइक ये बना लिए हुए। ठीक है, ये आपको मैं सारा बता के आ गया हूँ पीछे सारे वीडियोस में। अमूमन हर वीडियो के अंदर ये इसी तरीके से वर्किंग हो रही है, और मैंने हर वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन किया। तो मैं इसमें हो सकता है कि ये वर्किंग ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ। मेरा मकसद है यहाँ पे चारों केसेस को डिस्कस करना कि किस तरीके से वो ओकर होते हैं, और किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये डीजेनरेसी है, अनबॉन्डेड सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, या फिर इनफिजिबल है, या अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये 4 केसेस मैंने आपको बता दिए होते हैं। तो सबसे पहला हम डीजेनरेसी कर रहे हैं। तो आप जब देखें ना, तो सेकंड आइट्रेशन में हम जब ये फर्स्ट आइट्रेशन होगी, यानी कि जीरो आइट्रेशन लिखी हुई है, देन फर्स्ट आइट्रेशन जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम देखें, इस पर अगर हम रो ऑपरेशन अप्लाई किए थे जो हमने, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आ रही है। अब आप देखें कि बेसिक के कॉलम में आ रही है, इसका मतलब जी वाली लाइन रो को तो छोड़ दें आप। अब वेरिएबल्स को देखें, वेरिएबल्स देखें x2 एंड x4 यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। तो यानी कि आप देखें x4 की वैल्यू होगी 0। अब डीजेनरेसी होती है दो तरह की, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। तो टेम्परेरी की कब होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, और परमानेंट कब होगी वो मैं बताता हूँ। अभी समझा देता हूँ आपको। लाइक ये देखें कि x4 जो है इसकी वैल्यू होगी 0 इस आइट्रेशन में। ठीक है, अब आपने ना वही एज इट इज़ करना। आपको यहाँ से पता लग गया कि डीजेनरेसी तो ओकर हो गई है। अब ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी, ये किस तरीके से आपसे आपको पता लगेगा वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आपने ज़ीरो देखा, आपको पता लग गया कि भाई डीजेनरेसी का तो केस बना है इसमें, लेकिन परमानेंट है या टेम्परेरी ये नहीं पता अभी आपको। तो आपने सिंपल वही आपने एक लिविंग वेरिएबल और एंटर वेरिएबल चेक करना है, वही पिवट रो कॉलम। मैक्सिमाइज का केस है तो माइनस नेगेटिव वैल्यूज लेंगे मोस्ट, तो ये -3/4 आ रही है, तो ये पिवट कॉलम हो गया। सोल्यूशन डिवाइडेड बाय हम पिवट कॉलम की वैल्यूज को करेंगे, हमारे पास रेशियो आ जाएगी। इसकी रेशियो आ जाएगी, सॉरी। रेशियो के बाद हमने क्या करना था, मिनिमम रेशियो हमने लेनी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये x1 हमारा पिवट कॉलम सेलेक्ट हो गया, और x4 वाली जो है ये पिवट रो सेलेक्ट होगी। तो हमने क्या किया कि पिवट रो और पिवट कॉलम है, यानी कि x1 एंटर होगा, x4 लीव कर जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में x1 एंटर हुआ, सिंपली हमने पिवट एलिमेंट की जगह 1 बनाना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रो का, तो हमारे पास ये आ गया। देन हमने कॉलम्स में जीरोस बना लिए, तो हमारे पास ये आ गया। अब आप ये देखेंगे ना कि अब आपके पास सिलेक्शन नहीं होगी, यानी कि जी के कोफिशिएंट आपके पास नॉन नेगेटिव आ गए। जब नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट आ जाए तो मैक्सिमाइज के केस में हमने स्टॉप कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद अब आप देखेंगे आपके किसी बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू 0 तो नहीं है। अब आप देखेंगे एक वेरिएबल है x1 जिसकी फाइनल ऑप्टिमम यानी कि स्टेप में 0 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि मैंने कहा था परमानेंट और टेम्परेरी दोनों थी। डीजेनरेसी का तो आपको पहले ही पता लग गया कि भाई बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 ही, तो डीजेनरेसी तो आ गया। अब ये परमानेंट है। अब ये किस तरीके से परमानेंट है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपका फाइनल स्टेप आ जाए, यानी कि उसके बाद कोई पिवट कॉलम सेलेक्ट ही नहीं हो सकता, यानी कि आपका फाइनल स्टेज आ गया, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकला है, और उसमें अगर कोई बेसिक वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 है, तो आप समझ जाएं परमानेंट डीजेनरेसी जो है वो परमानेंट है। ये जो एग्जाम्पल डिस्कस हुई है ये है परमानेंट डीजेनरेसी का केस। अब टेम्परेरी की बात भी सुन लें साथ। अब फर्स्ट करेंगे, ये फर्स्ट आइटेशन में मैंने आपको कहा था यहाँ पे 0 आ गया, बेसिक वेरिएबल में की वैल्यू 0 आ गई, तो डीजेनरेसी तो ओकर हुई। अब देखें कि फ़र्ज़ करें सपोज कि नेक्स्ट आइटेशन के अंदर यहाँ पे 0 आने के बजाय 1 आ जाता, यानी कि अब फाइनल स्टेप के अंदर आपकी वैल्यू किसी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आई ही नहीं। तो इसका मतलब यानी कि बीच में कहीं आइट्रेशन में आई है 0,
और लेकिन वो फाइनल स्टेप तक ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब डीजेनरेसी थी, लेकिन तो मैं डिस्कस कर रहा था कि टेम्परेरी। अब आपको पता लग गया कि भाई डीजेनरेसी बीच वाली आइट्रेशन में आई है, यानी कि फाइनल स्टेप तक बेसिक वेरिएबल की कोई फाइनल स्टेप में बेसिक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है। तो अगर बीच में किसी आइट्रेशन में आपकी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो आ जाए, इसका मतलब ये है कि डीजेनरेसी है और वो टेम्परेरी है। ठीक है, मैंने आपको दोनों केस बता दिए, परमानेंट और टेम्परेरी का। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डीजेनरेसी इन सिंपल वर्ड्स के किसी भी आइट्रेशन में बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो डीजेनरेसी है। अब ये परमानेंट है या टेम्परेरी, इसका किस तरीके से पता चलेगा? वो ये है कि अगर फाइनल स्टेप में आपके किसी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब वो परमानेंट है। अगर फाइनल स्टेप में किसी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं आई तो इसका मतलब, और किसी बीच आइट्रेशंस में बेसिक वेरिएबल की वैल्यू कहीं पे जाके ज़ीरो हुई थी, तो इसका मतलब वो टेम्परेरी केस है। तो ये सिंपल आपने ये लॉजिक याद रखनी है। बाकी ये जो मैंने आपको कहा था रिडंड, एक और चीज़ सुने इसका, ये जो है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ डिजेनेरेसी क्या है। अगर आप इसका ग्राफ जनरेट करें ना तो आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट से तीन लाइनें गुजर रही हैं। और अब आपको पता लग गया, यानी कि सिंपलेक्स आप जो टेबलर फॉर्म में लेके जाके इसकी कंप्यूटेशन कर रहे थे, उसमें आपको पता चल गया कि डिजेनरेसी होकर हुई है, तो आपको फ़ौरन उधर से पता चल जाएगा कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, उसमें कोई ना कोई एक ऐसी कांस्टेंट, एक पॉइंट होगा जिसमें से तीन लाइनें गुजर रही हैं, और उसमें से एक ऐसी कांस्टेंट होगी जो कि रिडंडेंट है। हाँ, अब रिडंडेंट कांस्टेंट कौन सी होती है? ऐसी कांस्टेंट जो कि फीसिबल रीजन के मतलब के अफेक्ट ना करे। अगर उसको हम ख़त्म कर दें, उस इक्वेशन को ख़त्म कर दें, तो हमारा फीसिबल रीजन जो है उस पर कोई किसी किस्म का अफेक्ट ना आए, तो वो रिडंडेंट कांस्टेंट कहलाती है। तो लाइक आप ये देखें, ग्राफ मैंने इसका बनाया, एक ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू जीरो की लाइन और वाई इज इक्वल टू जीरो की लाइन। ये देखें वाई इज इक्वल टू जीरो की लाइन एक, एक्स टू जो लेबल किया हुआ है, देन एक लाइन ये जा रही है हमारी एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू फोर की, एंड द थर्ड वन इज एक्स वन प्लस फोर एक्स टू लेस देन इक्वल टू एट की। ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये था कि डीजेनरेसी है तो इस तरह का केस बनेगा ग्राफ में, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ग्राफ आप बना के तभी बता सकते हैं कि कौन सी जो इक्वेशन है वो रिडंडेंट है। अब ये देखें कि ये जो रीजन है ना, ये हमारा इस एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू फोर वाली कांस्टेंट के साथ बन रहा है मिलके। और हमारा ये वाई एक्सिस वाली वाई इक्वल जीरो वाली के साथ बन रहा है, और एक्सिस इक्वल जीरो, ये तो खैर इसका मतलब नहीं है, ये एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाली कांस्टेंट को हटा दूं तो मेरा ये रीजन अफेक्ट नहीं करेगा। इस यानी कि इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो क्या मेरा फीसिबल रीजन कि शेडेड जो है वो शेड जो हुआ हुआ है क्या चेंज हो जाएगा? नहीं ना हो रहा। तो इसका मकसद ये मतलब ये है कि इस ये रिडंडेंट है, इसको हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे फीसिबल रीजन पे। हाँ, अब बाइंडिंग रीजन में बाइंडिंग कॉन्स्टेंट में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। अब ये जो है ना एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू फोर, यहाँ पे ये बाइंडिंग कॉन्स्टेंट है। बाइंडिंग कॉन्स्टेंट ये होती है कि ऐसी कॉन्स्टेंट जिसको अगर हम हटाएं, एलिमिनेट कर दें, तो हमारा जो फिजिबल रीजन है, यानी कि ये शेडेड रीजन है, ये अफेक्ट कर जाए, तो वो बाइंडिंग है। और जिससे अफेक्ट ना हो वो रिडंडेंट है। ये मैंने आपको दोनों डिस्कस कर दिए। और मैंने कहा था कि साइकिलिंग का भी इसमें यूज़ हुआ है, वर्ड यूज़ हुआ है। उससे क्या मुराद है? उससे ये मुराद है कि डीजेनरेसी जब ओकर होती है ना, कि तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ऑब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ जी सॉल्यूशन में, वो सेम ही रहती है। आपकी आइटेशन रिपीट होती रहती है, लेकिन आपका जो जी वाली रो के अंदर सॉल्यूशन की वैल्यू है ना, वो सेम रहेगी। लाइक इसके अंदर देखें तो आप यहाँ पे आइटेशन सेकंड आइटेशन में देखें तो यहाँ पे जी की वैल्यू थी 18, थर्ड आइटेशन में देखें तब भी 18 ही रही, यानी कि ये आपकी रिपीट होने लगी है, रेपिटेशन आने लगी है। तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि डीजेनरेसी है। डीजेनरेसी अगर आपको पता चल गया यहाँ पे जीरो आ गया, इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन भी रिपीट हो सकता है। उसमें यह है कि आपका सोल्यूशन सेम ही रहेगा, लेकिन आपकी रेपिटेशन ज़्यादा लगती रहेंगी। हो सकता है कि नेक्स्ट आइटेशन अगर ये यहाँ पे खत्म ना होता, नेक्स्ट आइटेशन करते तो तब भी 18 आ जाता, उससे नेक्स्ट करते तो तब भी 18 आ जाता, तो आपकी वैल्यू ये चेंज ना हो रही। तो ये साइकिलिंग का मतलब है। ये भी आपको समझ आ गया। देन हमारे पास सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये जो है ना, ये मैं कंटिन्यूसली ना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा गला भी दर्द कर रहा है, और इवन कि मेरी नेक भी दर्द कर रही है। पूरा दिन मेरी नेक दर्द कर रही थी, क्योंकि ये मैं
प्रीवियस कुछ 8 9 10 दिनों से कंटिन्यूसली लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इवन कि आप देख सकते हैं तो ये 4:36 AM हो रहे हैं सुबह के 17 सितंबर। तो इस वजह से ये थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, गला सूख जाता है, और आपको पता है फ्लैश वगैरह हो रही हो तो ऐसे ही चलता है। तो सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें उसने कहा कि एग्जांपल 3.5.2 देख लेते हैं, जिसमें कौन सा केस है, ये हमारा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का। ऑप्टिमा का मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं, इसने शॉर्ट फॉर्म में ऑप्टिमा देख दिया। बाइंडिंग कॉन्स्टेंट मैंने आपको बता दिया है, उसको नॉन रिडंडेंट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। क्या होती है यहाँ पे, यानी कि जिसको अगर हम एलिमिनेट करें तो हमारा फीसिबल जो शेडेड रीजन है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो वो मैं पिछले ग्राफ में आपको साथ ही बताया था। देन हम देखते हैं कि भाई अल्टरनेट सॉल्यूशन, सिंपल इन सिंपल वर्ड्स अल्टरनेट सॉल्यूशन ये चीज़ होती है कि आपका दो आइट्रेशन में जो जिस तरह मैं आपको साइकिलिंग का नहीं बता रहा था कि साइकिलिंग में हमारी जी के सॉल्यूशन की वैल्यू सेम रहती है, 2 3 आइट्रेशन 4 आइट्रेशन इस तरह। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिक वेरिएबल जो होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। तो ऐसी चीज़, यानी कि आपकी 2 या 3 आइट्रेशंस ऐसी आ जाए जिसमें आपकी जी रो की वैल्यू सेम रहे, लेकिन आपके बेसिक वेरिएबल्स डिफरेंट है। तो मतलब कि आपके 2 पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है, मैक्सिमम जो भी है। फर्स्ट करें कि मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज का केस है, सामने आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट दिए हुए हैं। हमने उसी तरीके से स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा के हमने उसको टेबलर फॉर्म में लिया है। अब वो सॉरी, तो तो यहाँ पे हम टेबलर फॉर्म में ले आए हैं इस चीज़ को। तो अगर हम देखें, हमने वही सिंपल पिवट कॉलम पिवट रो सेलेक्ट करके पिवट एलिमेंट को हमने 1 बनाना होता है। और इवन के अगर हम बात करें इस चीज़ की कि एंटरिंग वेरिएबल्स और लिविंग वेरिएबल्स वो सारा कुछ सेम है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि टेबलर फॉर्म की आप वीडियो देखें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगी वर्किंग क्या। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करता इतना, मेरा मकसद है स्पेशल केसेस को डिस्कस करना। तो इसके अंदर हमें जो चीज़ दी हुई है वो है अल्टरनेट सॉल्यूशन के बारे में बताना। तो एक तो आपने ये भी याद रखना कि जो नॉन बेसिक वेरिएबल है ना, उनका अगर वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो किस तरह, लाइक इस साइटेशन में देखें x2 एंड x4 हमारे पास बेसिक वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे देखें जी के क्वेश्चन में x1 की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि x1 हमारा नॉन बेसिक यूज़ के तौर पे डील हो रहा है। नॉन क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना, तो जो यहाँ पे कॉलम में नहीं है बेसिक के कॉलम में, वो नॉन बेसिक होंगे। अब नॉन बेसिक की वैल्यू 0 है। अब वो जारी बात है, आपको भी पता कि नॉन बेसिक मैंने पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ कि नॉन बेसिक वेरिएबल जो भी लेते हैं उसकी वैल्यू 0 होती है, वो अमूमन 0 हो गया। इवन के आप बाज़ औक़ात होता है कि ये जो आइट्रेशन आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 0 नहीं है। जब हम लेट करते हैं ना कि लेट सपोज करें कि x1 x2 इज इक्वल टू नॉन बेसिक है, तो नॉन बेसिक का मतलब है उनकी जगह 0 वैल्यू पुट करनी है। लेकिन यहाँ पे टेबलर फॉर्म में ये डिफरेंट हो सकती है, ऑप्शन को हमने देखना होता है। उसमें देखा तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पहले 0 नहीं था, यहाँ पे आइट्रेशन के बाद 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ से आपको हिंट हो गया। पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बाद में ना हो, लेकिन हाँ उसका भी मैं बताता हूँ आपको कि वो क्या चीज़ होती है कि आपका यहाँ पे 0 आ गया, आप नॉन बेसिक वेरिएबल आपको पता लग गया कि भाई अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, करेगा। अब वो बेसिक वेरिएबल्स में करेगा या नॉन बेसिक में करेगा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो किस तरीके से पता चलेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देखेंगे जी की वैल्यू 10, ठीक है। नेक्स्ट आइटेशन में हम गए वही उसी तरीके से पिवट रो कॉलम सेलेक्ट करके, यहाँ पे उसने लिखा x1 एंटर्स, यानी कि ये पिवट कॉलम होगा, x1 x4 लीव करा, ये हमारा पिवट रो होगी। सेम ऑपरेशन अप्लाई किया आपने, दोबारा किया, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी x2 x1 यहाँ पे अब एज अ बेसिक डील हो रहे हैं। तो यानी कि x3 की वैल्यू देखें वो नॉन बेसिक है, लेकिन वो 0 नहीं है। x4 की देखें तो वो 0 है, यानी कि आपको पता लग गया फिर अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो बेसिक वेरिएबल्स में कर रहा है या नॉन बेसिक में कर रहा है, ये नहीं पता, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अब आप यहाँ पे देखें, मकसद ये है कि दोनों आइट्रेशन में जी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। अब जब हम इसको कंप्यूट करें ना, तो अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूँ तो मैं लिखूँगा कि भाई ये अल्टरनेट सोल्यूशन है, क्योंकि दो आप जब आपने देखना ना कि आपने तो हमेशा ये वैल्यू लेनी होती है, लेकिन आप ऊपर भी देखेंगे जी की वैल्यू कहीं रिपीट तो नहीं है। अगर रिपीट हुई है इसका मतलब कि अल्टरनेट सोल्यूशन है। और वो है बेसिक वेरिएबल्स में।
यानी कि अगर इसके मैं पॉइंट निकालूँ तो x1 x2 आएगा, यानी कि x1 हमारा 3, यानी कि 3,1 पे जो हमारे पास पॉइंट आएगा ना, यानी कि x1 की वैल्यू 3 थी, x2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1, तो 3,1 हमें एक पॉइंट है जहाँ पे z जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 10 वैल्यू देगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखें x2 एंड x4 एज अ बेसिक वेरिएबल डील हो रहे हैं, यानी कि x2 की वैल्यू अगर 5/2 है और x4 की 3/2 है ग्राफ के अंदर, यानी कि इस पॉइंट पे 5/2 एंड 3/2 पे भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमें 10 वैल्यू दे रहा है, यानी कि दोनों दो पॉइंट ऐसे आगे जहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है, एक 3/1 इस साइटेशन के मुताबिक 3/1, इस साइटेशन के मुताबिक 5/2 एंड 3/2। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, और तो हम कह देंगे कि भाई अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक पॉइंट ये है 3/1 और एक पॉइंट है 5/2 एंड 3/2 जिसपे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 10 वैल्यू दे रहा है, तो ये अल्टरनेट सोल्यूशन है। अब फर्ज करें कि आपको मैंने कहा था कि भाईजान अब ये तो था बेसिक वेरिएबल, यानी कि अगर बेसिक वेरिएबल्स के अंदर आपका अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे आपकी यहाँ पे रेपिटेशन आएगी जी की वैल्यू में सोल्यूशन वाले सेल में। अगर फर्ज करें यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको कहा नॉन बेसिक वेरिएबल जीरो हुआ, आपको उसी तरह पता लग गया कि भाई अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ ठीक है, अब फर्ज करें कि अब यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो आ गई है। अब अल्टरनेट सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप देखते हैं कि भाईजान जी के सोल्यूशन सेल में पिछली आइट्रेशंस में वैल्यू रिपीट नहीं है। फर्स्ट करें यहाँ पे आ जाता 10 की जगह आ जाता 5 सपोज कर लें, यानी कि फिर तो सेम वैल्यू नहीं ना आ रही। तो इसका मकसद मतलब ये है कि आपका अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कहीं एग्जिस्ट करेगा नॉन बेसिक वेरिएबल लाइक इस साइटेशन में बेसिक वेरिएबल है x1 x2, यानी कि आपकी जो रेपिटेशन आएगी ना वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स में आएगी जो कि होंगे x3 एंड x4, क्योंकि x3 एंड x4 एज इस साइटेशन में नॉन बेसिक वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। तो यानी कि आपका अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये मैंने दोनों आपको चीज़ें बता दी, और यही चीज़ उसने यहाँ पे बताई हुई है ग्राफ के ज़रिए कि भाई एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है, दोनों पे हमारी 10 वैल्यू आ रही है, तो अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये थे भाईजान हमारे पास चार केसेस में से दो केसेस जो मैंने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट जो दो केसेस हैं जिसके अंदर आता है हमारे पास अगर बात करें तो एक होगा हमारे पास इनफिजिबल रीजन का और एक होगा अनबॉडिंग सोल्यूशन का, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।